हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एम्स पटना के बारे में, जिससे हम जानेंगे कि भाई एम्स पटना की कैसी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्या एम्स न्यू दिल्ली या जो बोलते हैं टॉप एम्स वाली फीलिंग एम्स पटना में है या थोड़ा सा मीडियोकर टाइप्स एम है। और बहुत सारे लोग प्रेफर कम करते हैं, मतलब जैसे बिहार के अंदर जगह है पटना, तो एम्स पटना थोड़ा लोग जाना कम प्रेफर करते हैं। क्या सिर्फ वहाँ पर बिहार के बच्चे ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्या सिर्फ वही स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं, या बाहर से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं। तो वीडियो को यार पूरा देखना, जिसमें आपको अ काइंड ऑफ स्टोरी, एक स्टूडेंट की एक इंस्पिरेशनल स्टोरी पता चल जाएगी, जिसमें से बहुत नॉर्मली जैसे आपके फादर कोई एक छोटी मोटी जॉब करते होंगे या फादर फार्मर होंगे, तो सिमिलर वी हैव अ स्टोरी की जिसके फादर फार्मर थे, जिसने 2 साल ड्रॉप किया और 822 रैंक को स्कोर किया ऑल इंडिया में, और फिर उसको एम्स पटना जाके मिला। तो लेट स्टार्ट। हाय, कैसे हो आप? ओके, तो आपकी कैसी जर्नी रही, क्या स्टोरी रही? बिकॉज एम्स जो है ऐसे नहीं मिलता है, मतलब एम्स के लिए तो बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं जिसको बोलते हैं, पहली चीज। और आई थिंक आपका अभी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर भी है, राइट? और पिछली बार तो एग्जाम बहुत डिफिकल्ट आया था, अनएक्सपेक्टेड था, तो कैसे डील किया? मैं 2 साल मतलब मैं फर्स्ट ड्रॉप और सेकंड ड्रॉप दोनों में नहीं थी जी। फर्स्ट ड्रॉप में मेरा 14,000 रैंक था, उस टाइम पे भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। और सेकंड ड्रॉप में मेरा 822 रैंक आया। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज दुनिया में बहुत मुश्किल नहीं है जब अगर आप मान लो तो, और कोई भी चीज आप अगर मान लो कि वो मुश्किल है, तो दुनिया में कोई चीज आसान नहीं है। नीट बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बट इंसान इतना उसको मुश्किल कर देता है, क्योंकि नीट के साथ अभी के फेज में हमारे साथ डिस्ट्रैक्शन भी उतना ही चलता है। तो सबसे पहली चीज तो मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी नहीं थी, कोई भी कुछ भी नहीं यूज करती थी मैं उस टाइम पे। इंस्टा मैंने यहाँ आने के बाद यूज किया है, तो मैं वहां यूज करती ही नहीं थी। उसके अलावा मुझे था कि मेरे को ये चीज चाहिए, उसके बाद पूरी दुनिया देखने के लिए है, और मैं तभी देखूंगी जब मुझे ये चीज मिल जाएगा। तो फिर उसके बाद सब आसान हो गया। ओह, दैट्स गुड। मैं एक चीज हमेशा स्टूडेंट से बोलता हूँ कि जो चीज आपको चाहिए, जो आपको पाना है, तो वो उसके लिए आपको जिद होनी चाहिए पाने के लिए। उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना आना चाहिए। जब आप हर रोज उसको शाम सुबह दोपहर, जब वही आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो अब एक आपकी जो डायरेक्शन होती है, तो वो आपके गोल की तरफ जाने लगती है। तो आई थिंक सिमिलर हैपन विथ यू कि आपने जेनजीस के लिए इंस्टाग्राम सेक्रीफाइस करना, मुझे लग रहा है सबसे बड़ी चीज है, डिफिकल्ट है, और खासकर सोशल मीडिया तो और ज्यादा डिफिकल्ट। तो आपका फैमिली बैकग्राउंड वगैरह कैसा था, घर पे कौन कौन है? और बिकॉज घर पे आजकल बच्चे ऐसा बोलते हैं, बिकॉज सिलेक्शंस तो पहले भी होते थे, अब के कल्चर में ऐसा है कि बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ना प्रेफर करते हैं, घर में नहीं करते हैं। तो आपने तैयारी घर से की थी या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके की? मैं ऑनलाइन पढ़ी थी, और लेकिन मैं एक हॉस्टल में रहती थी जहाँ के मैं टेस्ट सीरीज देती थी। तो वहां पे जो सबसे टॉप वाला फ्लोर था, वहां पे लाइब्रेरी थी, तो मैं वहीं पे पढ़ती थी। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ लाइब्रेरी में ही पढ़ती थी, मेरा हर जगह ऐसा होता था कि मैं कई कई दफा अपने रूम में पढ़ती थी, कई दफा लाइब्रेरी पढ़ती थी, बट मैं घर पे नहीं पढ़ती थी, क्योंकि घर में मैं पढ़ ही नहीं पाती थी। घर में मेरा पूरी फैमिली है, मेरी 4 बहनें हैं, तो वो बिल्कुल वैसा वाला माहौल हो जाता है, तो मैं वहाँ बिल्कुल नहीं पढ़ पाती थी। तो मैं हॉस्टल में वहीं रहती थी और वहाँ लाइब्रेरी जाकर पढ़ती थी। और घर में छोटे छोटे काम भी मम्मी दे देती होंगी? हाँ, छोटे छोटे काम भी होते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, शादियां हो गई, कुछ ये भी इंजॉय कर लो, कुछ वो भी इंजॉय कर लो, और सब इंजॉय करो, नीट ही नहीं मिलता। तो थोड़े टाइम रुकते थे, उसके बाद तो अब तो करते हो एंजॉय जितना करना है। आपने किस स्कूल से क्लास 12th किया? कौन सा बैच था आपका क्लास 12th का? मैं बिहार बोर्ड से 10th और 12th दोनों मैंने बिहार बोर्ड से किया। ओके, किस स्कूल से किया आपने? वो उत्तरकर्मिक वहाँ पे विद्यालय था जो कि गांव में है, तो वहां से मैंने किया। लेकिन मेरी स्कूलिंग तो छोटे मतलब जब मैं बचपन से, तो वो मैं केवी खगड़िया से की थी, केंद्रीय विद्यालय से। ओके, तो बहुत इनिशियल घर पे कोई डॉक्टर रहा आपसे पहले? मतलब मेरी अपनी फैमिली में नहीं, लेकिन हाँ, मतलब जो मेरे कजन्स वगैरह हैं वो ओके, इंस्पिरेशन वहीं से आई देख के, बिकॉज हम जो बचपन से उनकी तरह बनना है। राइट, कि जब कोई घर पे ऐसा होता है तो हम सोच पाते हैं यार कि हाँ, हमारे परिवार में ऐसा कोई है तो हम भी ऐसा बन सकते हैं। तो बोलते हैं ना कि जब आप बचपन में बच्चा जब प्लेन को उड़ते हुए देखता है तो उसको लगता है कि हम पायलट बन सकते हैं। कुछ जगह ऐसी हो, बहुत पहले ऐसा होता था कि कुछ जगह से प्लेन्स निकलते ही नहीं थे, तो पायलट देखने का सपना, बनने का सपना नहीं देख पाते थे।
सिमिलर उसी तरीके से आपके फैमिली में डॉक्टर्स नहीं होते तो आप डॉक्टर बनने का सपना नहीं देख पाते, पूरा नहीं कर पाते, राइट? बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं ऑन द ड्यूरेशन ऑफ जर्नी, बिकॉज जितना इजी इसको कहने में है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। इट्स नॉट अ वन डे और टू डे प्रोसेस, कि ऐसा नहीं है कि आज मुझे मोटिवेशन आया, मैंने आज पढ़ाई की और आज मुझे अलॉटमेंट मिल गई। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके पीछे बिहाइंड द जो सीन है, जैसे स्वेटर लोग घर पे मम्मी लोग बुनती हैं, तो सिमिलर उसी तरीके से आपको अपने सपने को हर रोज बुनना पड़ता है, तब जाके वो कभी कहीं एक दिन एक आपका ड्रीम के तौर पे साकार हो पाता है। तो आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस रहे? आपने बहुत इनिशियली क्या क्या सेक्रीफाइस किए? बिकॉज जब आप इस एज में होते हो तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी आते हैं और बहुत चैलेंजेस होते हैं। मतलब आप जिस भी फील्ड में देखना चाहो, पहला डर तो ये सताता है कि क्या कहेंगे लोग, रिलेटिव्स क्या कहेंगे। दूसरा एक सेल्फ गिल्ट हो जाता है कि अगर मैंने अपने माँ बाप का पैसा खराब किया तो हम अगली साल ड्रॉप करने के बाद कह नहीं पाएंगे। तो बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं, बहुत सारे पड़ाव से इंसान गुजरता भी है। तो आपके साथ में कौन कौन से चैलेंजेस आए? मैं ऑनेस्टली बताती हूँ तो मैं वो लॉकडाउन वाला बच्चा हूँ जो 11th में लॉकडाउन में थे, जी। बहुत सारा फोन चलाना, बहुत डिस्ट्रैक्शन वाला टाइम। और सबकी तरह मैं भी वहां पे बहुत डिस्ट्रैक्ट हुई थी। मुझे ऐसा था कि 12th के साथ ही मेरे को करना है, लेकिन 11th में मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हुई थी और बहुत फोन चलाई थी, और उसकी वजह से 11th मैंने पूरा अपना बर्बाद किया था। 12th में मैं बहुत सिंसियर हुई थी कि नहीं, मुझे नीट अच्छे से करना है, सब कुछ अच्छे से करना है, और वहां पे स्टार्ट हुआ था मेरा हेल्थ इशू। और वहां पे मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने में 2 बार इमरजेंसी डिपार्टमेंट में मेरा सबसे मोस्ट चैलेंजिंग डिफिकल्ट वाला जो टाइम था वो मुझे था कि मेरी बॉडी में सिस्ट था 8x9 सेंटीमीटर, जो कि इतना बड़ा होता है। ओह बाप रे। और वो इतना दर्द देता था कि लगता था कि मौत आ जाए लेकिन ये ना आए। ये 12th की बात है? हाँ, ये 12th की बात है। और 12th में स्टार्ट हुआ था, और वो इतना बड़ा था कि डॉक्टर जब अल्ट्रासाउंड करते थे तो उनको पता ही नहीं चलता था कि ये सिस्ट है। उनको लगता था कि ये नॉर्मल ऑर्गन है। और मैं कम से कम 10 बार अल्ट्रासाउंड करवाई थी। उसके बाद 12th मेरा हेल्थ इशू में चला गया। फिर मुझे लगा कि कुछ शायद नॉर्मल ही होगा, मे भी बार बार पेट दर्द हो रहा है या फिर ऐसे नॉर्मल है, ज्यादा कुछ नहीं है। फिर जब मैंने फर्स्ट ड्रॉप लिया था तो उस टाइम पे पीक होता है, जब दिसंबर जनवरी वाला टाइम होता है किसी भी प्रिपरेशन का, और मैं बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रही थी फर्स्ट ड्रॉप पे। और उस पीक दिसंबर एंड में मुझे वो दर्द स्टार्ट हुआ था, और जब मैं इमरजेंसी में जाके एडमिट हुई थी, और उस दिन क्रिसमस डे के दिन मेरा ऑपरेशन हुआ था। इट्स मीन कि आप ये बात कर रहे हो 2024 की? हाँ, 2024 में जब मैंने एग्जाम दिया था, 2023 का दिसंबर 2023। ओके, 23rd समझ गया। 24 तो फिर इधर आया ना? हाँ, 24 इधर। तो फिर वो दिसंबर में मैंने वहां पे, मतलब दिसंबर 25 को जब क्रिसमस डे था उस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ था, और 1 महीने कंप्लीट मेरे वो पूरे हील करने में चले गए। और वो वैसा ऑपरेशन था, वो पूरा ओपन था, तो उसमें हील करने में भी बहुत टाइम लगता है। दूसरा, प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा था, सारे बच्चे आगे चले गए, मैं बहुत पीछे हो गई। फिर जब मैं वापस से आई और जब मैं टेस्ट दी तो कहीं मैं टॉप 20, टॉप 100 में एग्जिस्ट करने वाली लड़की अब टॉप 500 में भी नहीं आ रही थी। और वो एक हेल्थ उसके साथ पूरा मेंटल हेल्थ मेरा डिस्टर्ब हो गया था कि अब शायद कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 1-1.5 महीने वहां पे बर्बाद हो जाना वो बहुत मुश्किल, एक बड़ा गैप हो गया, बहुत बड़ा गैप हो गया था। पढ़ना वापस से स्टार्ट करना, वो पूरा रिदम वापस लाना, जब इंसान अपना प्रिपरेशन ऑलमोस्ट खत्म कर रहा है तब मैं रिदम लेके आ रही हूँ। तो वो सबसे मोस्ट चैलेंजिंग टाइम आई थिंक मेरी पूरी लाइफ का है। तो उस समय कैसे कॉन्फिडेंस, बिकॉज उसके बाद भी आपकी रैंक अच्छी आई, तो उस समय कैसे हिम्मत जुटाई कि यार हम तो इतना पीछे चले गए हैं? आप कैसे कॉन्फिडेंट हुए? बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहा होगा। अगर आपने अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं फील कराया होता उस दिन कि हम ये कर पाएंगे आगे जाके, तो आपकी रैंक और ज्यादा आती और मार्क्स कम आते। तो आपने कैसे वो हिम्मत जुटाई कि नहीं यार अभी भी हम कर सकते हैं? मतलब 1 महीने 45 दिन का गैप होने के बाद में भी वापस से जो बाउंस बैक वाला जो अंदर से फीलिंग आता है वो कैसे आया? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा जो वजह है वो मेरे अम्मी अब्बू हैं, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली ये बोल दिया था, तुम मेरे पास वापस आ गई हो, अब मुझे रिजल्ट चाहिए ही नहीं। तुम जो ला के दोगी ना मैं वो एक्सेप्ट करती हूँ, मैं तुम्हें एक सिंगल वर्ड नहीं बोलूंगी, तुम वापस आई हो यही काफी है। उसके बाद मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में जितना बुरा होना था वो हो चुका है। अब इसको लेके मैं रोने बैठ जाऊं
तो कुछ नहीं हो सकता। अब जो बचा है उसको जितने अच्छे से मैं यूज कर सकती हूँ मैं उतने अच्छे से यूज करूंगी। उस टाइम पे मैं ढंग से बैठ नहीं पाती थी, लेकिन तब भी मुझे लगता था कि अगर मैं लेट के पढ़ूंगी तो मैं लेट के ही पढ़ूंगी, लेकिन मैं पढ़ूंगी। अब मैं एक्सक्यूज नहीं दे एग्जैक्टली सकती कि हाँ। अब मेरे से नहीं होगा, और मैं वो कर ली। फाइनली मैं 14,000 रैंक 2024 में भी लेके आ गई। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी होती है। वो मैं बहुत एक ज्यादा चीज जरूरी है। हमेशा बोलता हूँ कि जब आप किसी भी अपने लाइफ के पड़ाव को अच्छा खराब जब एक्सेप्ट करते हो ना, तो ऊपर वाला एक नया दरवाजा ओपन करता है, एक नई जर्नी अनलॉक करता है। तो सिमिलर हैपन विथ यू कि जब आपका बैड टाइम था, एक डिफिकल्ट सिचुएशन थी, तो एक तो सिचुएशन ये थी कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते। आमतौर पे बहुत सारे लोग उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं कि हम इस सिचुएशन के साथ भी मूव ऑन कर पाएंगे। बट दैट्स गुड कि आपने उस सिचुएशन के साथ भी उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम इसके बाद भी एक रैंक ला सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी फैमिली ने एक्सेप्ट किया, मदर फादर ने एक्सेप्ट किया। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैं हमेशा पेरेंट्स को ही बोलता हूँ ऑन द ड्यूरेशन ऑफ काउंसलिंग कि जो भी स्कोरिंग आई है उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत डिलेमा में नहीं रहना चाहिए। बच्चे अपनी पूरी पोटेंशियल से हेल्प करते हैं, मेहनत करते हैं कि हमारी जो भी रैंक निकले। बिकॉज हर दूसरा बच्चा यही चाहता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो फर्स्ट टाइम जब रैंक आपने 1400 समथिंग बताई, 14,000, 14,000 ना। तो 14,000 रैंक आने के बाद में कॉलेज क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि जो मेरा पोटेंशियल है वो मुझे नहीं मिला। मुझे ऐसा लगा कि मैंने स्टार्ट ही किया था अपना प्रिपरेशन सितंबर में, और फिर मेरे 2 महीने के बीच में गैप। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कॉलेज मुझे अभी भी मिल जाएगा, मैं तब भी एमबीबीएस करूंगी, मैं तब भी पीजी करूंगी, लेकिन मुझे जिंदगी भर रिग्रेट रहेगा कि जो तुम्हारा पोटेंशियल था तुम वहां तक नहीं की, और उसके अलावा तुमने मतलब वैसी सिचुएशन में जाके तुमने लिया है, तो फिर वो मुझे जिंदगी भर का रिग्रेट नहीं चाहिए था। ऐसा था कि हो सकता है नेक्स्ट टाइम सिलेक्शन ही ना हो। वो सारी चीजें हाँ बिल्कुल। मेरे दिमाग में बिकॉज था। मतलब 14,000 रैंक एक डिफिकल्ट रैंक जोन है। आमतौर पे 25,000 30,000 पे लास्ट ईयर की कट ऑफ जैसे थी, और फिर इस तरह का डिसीजन ले लेना। फिर नेक्स्ट ईयर जब आप एग्जाम दो तो एग्जाम का जो रेशियो जस्ट उल्टा हो जाए। बिकॉज जो आपने 25 सेशन का 24 सेशन का एग्जाम दिया वो बहुत इजी था। बिकॉज उस बार स्कैम वगैरह हो गया था आई थिंक, और 650 कट ऑफ गई थी। तो उस समय आपकी उतनी रैंक आना, फिर उसके बाद आपने ड्रॉप कर लेना, और डिफिकल्ट ड्रॉप करने के बाद में फिर फिजिक्स का पेपर का लेवल नेक्स्ट लेवल हो जाना। तो एग्जाम देते समय आया नहीं यार कि ये तो बाबा गलती हो गई मेरे से। हाँ, वहां पे एक टाइम पे जब मैं, ऐसा होता था कि पेपर 25 का देते देते बहुत माइंड स्टक हो गया था। अब ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत बड़ी गलती की कि ड्रॉप ले ली। शायद इसके बाद आप जितने लोग सोचे थे कि आप ताने देंगे पेपर के बाद, वो सब लोग शायद सक्सेसफुल हो जाएंगे और मैं नहीं हो पाऊंगी। बीच में बस ये मुझे 10 से 20 सेकंड के लिए थॉट आया था। उसके बाद फिर मेरे दिमाग में वापस चला कि तुम क्या सोच रही हो, बैठ के अपना रिजल्ट सोचो। तुमको पूरा 720 का पेपर करना है, उन लोगों को प्रूफ नहीं करना जो बैठे हुए हैं। अगर तुम्हारे लिए हार्ड है ना, तो 25 लाख लोगों के लिए हार्ड होगा, और तुम्हारे लिए इजी है तो 25 लाख लोगों के लिए इजी होगा। तो अगर तुम्हारे लिए हार्ड है तो कट ऑफ भी नीचे जाएगा। सो डोंट वरी, तुम इतना प्रिपरेशन करके आई हो यहाँ पे कि तुम फोड़ के जाओगे पेपर, इसलिए अपना आराम से पेपर बना। और फिर उसके बाद में वापस से शुरू हो गई फिजिक्स बनाने में। तो मार्क्स कितने आए आपके लास्ट ईयर? इस 25 में, हाँ, 25 में मेरे 610 है। 610 में रैंक आपकी 822 बन गई। 822। बिकॉज बहुत अनएक्सपेक्टेड था लास्ट ईयर। बहुत फिजिक्स का पेपर बहुत टफ था। और कट ऑफ, मेरी फिजिक्स में AIR 40 है। ओह ग्रेट, ऑल इंडिया रैंक 40। तो कैसे, मतलब जब एक स्टूडेंट के तौर पे अगर इसको समझें कि जैसे एक फिजिक्स का पेपर टफ आया, तो मैं भी एग्जाम सेंटर के बाहर रिव्यू लेने गया था, तो बच्चे रोते हुए निकल रहे थे अंदर से बाहर कि पेपर अच्छा नहीं हुआ। जो आ रहा है वो अपने पेरेंट्स के लिपट जा रहा है और रोने लग रहा है कि फिजिक्स बहुत खराब हुआ, फिजिक्स बहुत खराब हुआ। तो आपने कितना अटेम्प्ट किया था? मैंने 42 अटेम्प्ट किया था और 3 मैं छोड़ी थी। ओके। अब मुझे एग्जैक्टली उसका याद नहीं है वहां पे सिनेरियो। आई थिंक मेरे 4 या 5 गलत हुए थे और बाकी मेरे सही हुए थे। एक मैंने OMR मिस्टेक कर दिया था मेरा, वरना 153 आ रहा था तो 148 आया था। क्या मिस्टेक हो गई थी?
OMR मिस्टेक हो गई थी क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था, 10 मिनट बचा था और मुझे पूरा 180 पूरा भरना था, मेरा पूरा OMR खाली था। तो जल्दी जल्दी में पेज जब ऐसे पलट रही थी तो पीछे वाले का ही नेक्स्ट वाले में फिल कर दी थी, तो OMR मिस्टेक हो गया था इस फिजिक्स में एक। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, बिकॉज अभी जब हम लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, टुडे इज 31st of March, और 1 महीने एग्जैक्टली बचे हुए हैं। कंप्लीट अप्रैल रह गया है और 3 मई को एग्जाम है। तो जो आपके जूनियर्स हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस करना चाहोगे कि मतलब इसको 2-3 स्टेप में थोड़ा सा तोड़ेंगे हम, बिकॉज बहुत लंबा टॉपिक है। पहला तो ये कि प्रिपरेशन कैसे करें, एक अच्छी प्रिपरेशन, एक अच्छी रैंक स्कोर करने वाली प्रिपरेशन कैसे करें। दूसरा ये कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी प्रिपरेशन होती है, वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, उनकी टाइम मैनेजमेंट नहीं अच्छी होती, प्लानिंग अच्छी नहीं होती है। तीसरा ऐसे होते हैं कि उनका सिलेबस ही नहीं पूरा होता है। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले आप ये बताओ कि प्रिपरेशन, सबसे अच्छी वाली प्रिपरेशन कैसे करनी, जिससे आपकी जैसी अगर कोई रैंक स्कोर करना चाहे, बिकॉज हो सकता है ये वीडियो जाने के बाद में कोई हमारा बच्चा इंस्पायर होगा देख के, या उसको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा, बिकॉज इस समय मोटिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इसीलिए अप्रैल सेशन में हमने इस तरह की सीरीज को प्लान किया हुआ था। तो आपने किस तरह से पूरी प्रिपरेशन को प्लान किया एक अच्छी रैंक स्कोर करने के लिए, किस तरह से आपको फोकस करना पड़ेगा, वो बताओ। सबसे पहले तो जो चीज मुझे ऐसा लगता है कि जो हमें लगता है कि वो सबसे वीक है ना, उसे सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए। और प्रिपरेशन में मैं जितने लोगों को देखी हूँ, सबसे पहले वो करते हैं जो उनका सबसे स्ट्रांग होता है, वो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं। वो तो आपका ऑलरेडी स्ट्रांग है, वो तो एंड में भी 4-5 महीने में भी आप कर लोगे। और जो आपका वीक है, और मोस्टली लोगों का फिजिक्स वीक होता है, और मोस्टली लोग जाते हैं जब 2-3 महीने बचते हैं कि अब मेरा फिजिक्स तो हुआ ही नहीं, अब मुझे क्या करना है। तो आप शुरू से याद रखो कि आपका फिजिक्स नहीं हुआ है, और आपको डे 1 से याद होना चाहिए कि आपको फिजिक्स नहीं आता है। और जब ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि आपको वो चीज नहीं आती है, तो फिर उस पर मेहनत भी उतनी करनी है कि आपको नहीं आती। राइट। तो फिजिक्स जब बैलेंस हो जाता है इंसान का, तो एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है उस चीज में कि अब मुझसे जब फिजिक्स हो गया ना, फिजिक्स में इतना अच्छा स्कोर हो रहा है, तो मैं बायो और केमिस्ट्री भी कर लूंगी। ऐसा नहीं कि बायो केमिस्ट्री बिल्कुल छोड़ देना है, लेकिन जो चीज डर लगता है फिजिक्स से, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उसको बहुत अच्छे से डे 1 से लेके बैलेंस करना है, और उसको मार्च तक बहुत अच्छे से लेके चलना है। फिर अप्रैल आपका बायो और केमिस्ट्री का मंथ है, उस पर आप बहुत अच्छे से फोकस करो। लेकिन शुरू से हमेशा याद रखो कि तीनों चीजों को बैलेंस करना है। ज्यादा फिजिक्स पे ध्यान देना है, फिर केमिस्ट्री पे ध्यान देना है। केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग है, और ये बात नॉर्मली लोग भूल जाते हैं कि केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग। उनको लगता है कि केमिस्ट्री ना बड़ी इजी चीज है, आ ही जाता है। ऐसा नहीं होता। केमिस्ट्री में अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान दो, तो मेरा 2024 में 180 आउट ऑफ 180 आया है केमिस्ट्री में। तो उस टाइम पे मतलब मेरा ऐसा होता था कि मेरे को पता था कि मेरा सबसे खराब था उस टाइम पे केमिस्ट्री, तो मुझे था कि सबसे गंदा केमिस्ट्री है, तो सबसे ज्यादा ध्यान इसी पे देना है। तो मैं बहुत अच्छे से ध्यान देती थी, हर चीज फॉलो करना, मैं अपना नोट्स हर बार रिवाइज करना, अपना जो भी एनसीईआरटी है उसको रिवाइज करना, जहां से मॉड्यूल बना रही हूँ, जहां भी एक्स्ट्रा एमटीजी बना रही हूँ। तो ये नहीं कि एक बार बना लिए फिर छोड़ दिए। एक बार बनाने पे नीट पे कुछ नहीं याद होता, मल्टीपल टाइम रिवीजन, और पूरे साल मल्टीपल टाइम रिवीजन, वो बहुत ही ज्यादा की पॉइंट। आई थिंक सारे जितने भी टॉपर्स है या जितने भी सिलेक्शन होता है, उन सबका यही है कि मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते हैं वो, तभी कोई भी चीज, कोई भी आइंस्टीन नहीं है, सब बहुत एवरेज है, बहुत नॉर्मल है। बस वही है कि कोई चीज कोई फॉलो कर रहा है, कोई चीज कोई फॉलो नहीं कर रहा। और हम लोग शुरू से ऐसा होता है कि हमें मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है हर सब्जेक्ट में, चाहे जितना हो वो कम है। ऐसा नहीं कि जितना हो गया आप ठीक है। 2 चीजें तो बहुत क्लियर हो गई कि पहले तो आप उस टॉपिक को नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखो जो आपका हुआ नहीं है, आधा अधूरा हुआ है, या हमने पहले से उसको छोड़ रखा है। लाइक फिजिक्स, जैसे फिजिक्स हमारा इनकम्प्लीट रहता है, या आमतौर पे बायोलॉजी वाले बच्चों का फिजिक्स कमजोर होता है, तो पहले सबसे ज्यादा आप समय उसको दो। रिमेन सेकेंड प्रायोरिटी पे आप केमिस्ट्री को रखो, और केमिस्ट्री को भी बहुत लाइटली मत लो, बिकॉज केमिस्ट्री भी बहुत इजी काइंड ऑफ वाला सब्जेक्ट नहीं है। और थर्ड वन इज बायोलॉजी। तो मुझे लगता है बायोलॉजी का क्या है कि सारे टीचर्स को भी आती है, और इजी हो जाता है। कहीं ना कहीं एक हमारे पास में आता है नहीं आता, दैट इज सेकेंडरी, बट एक वो कॉन्फिडेंस होता है कि हम बायोलॉजी कर ले जाएंगे। बाकी जो फिजिक्स का सब्जेक्ट है उसमें हम इस तरह का कॉन्फिडेंस ही नहीं जुटा पाते हैं कि हम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आपका टाइम मैनेजमेंट क्या रहता था? जैसे आपने बताया कि आप उसको बार बार रिवाइज करो। तो मेरा ऐसा होता था कि सबसे पहले जब शुरू से हमेशा ऐसा होता था कि सबसे पहले जब मैं उठती थी, तो मेरा ऐसा होता था कि फिजिक्स को सबसे ज्यादा टाइम देना है।
सबसे ज्यादा मैं हमेशा फिजिक्स पढ़ती थी अर्ली क्योंकि मॉर्निंग मेरा कितने वीक बजे उठ जाते थे? मेरा ऐसा मतलब शुरू वाले फेज में मेरा ऐसा होता था, मैं 9-10 बजे उठती थी क्योंकि मैं लेट नाइट स्टडी करती थी। फिर ओके, जब मेरा समझ मार्च गया, अप्रैल आ लेट जाता तो मैं नाइट सुबह वाली 6 कैटेगरी बजे। में हो आप। हाँ, मैं लेट नाइट वाली थी क्योंकि सुबह मेरे से उठा नहीं जाता था। मैं हमेशा प्लान करती थी मुझे 5 बजे उठना है, मुझे लगा जब ये टाइम वेस्ट हो रहा है तो लेट नाइट ही किया जाए। ओके। तो फिर मैं उसको लेट नाइट करती थी। तो मैं सुबह जब भी उठती थी तो मेरा ऐसा होता था कि मुझे सबसे पहले फिजिक्स लेके बैठना है क्योंकि वो सबसे मुश्किल है, एनर्जी सबसे ज्यादा चाहिए और मैं भूखी हूँ तो सबसे ज्यादा एनर्जी है अभी मेरे पास, तो सबसे अच्छा जो मुझे समझ आएगा वो अभी आएगा। उसके बाद फिर बीच में मैं बायो रखती थी क्योंकि बहुत ज्यादा दिमाग यूज करके कैलकुलेशन और बहुत सारा न्यूमेरिकल्स बना के थक जाता था, तो अब थोड़ा थ्योरी पढ़ा जाए, तो फिर मैं थोड़ा थ्योरी पढ़ती थी। फिर उसके बाद मैं केमिस्ट्री में जाती थी जिसमें मिक्स है, थ्योरी भी है कैलकुलेशन भी है, तो फिर मैं उसको सबसे एंड में लाती। जैसे 4 घंटे 5 घंटे फिजिक्स, फिर 3 से 4 घंटे बायो, और फिर 3 से 4 घंटे केमिस्ट्री। 2-3 घंटे कभी बायो होते थे और दूसरी 3 से 4 घंटे केमिस्ट्री है। ओके, तो आपने अपनी प्रिपरेशन कहाँ से की थी? अब मैं पीडब्ल्यू ऑनलाइन जो ये थी 2.0 उसका मैंने क्लासेस लिया था और गोल का टेस्ट सीरीज ली थी, तो वहां से मैं टेस्ट दे दी थी और इसका मैं टेस्ट सीरीज किसका लिया था? गोल्ड का, गोल्ड पटना में है। ओके, गोल्ड। गोल्ड गोल्ड GUAM कौन पटना? गोल्ड ओके, इंस्टीट्यूट है। तो वहां पे रिनाउंड इंस्टीट्यूट है या? नहीं नहीं, वो काफी मतलब बिहार और झारखंड में काफी फेमस है वो institute। ओके, तो मतलब आपके। वहाँ पे जो टेस्ट सीरीज में आपको हॉस्टल भी मिलती है, तो मैं उसी दिन हॉस्टल में। ओह नाइस, इट्स गुड कॉन्सेप्ट। तो उस टेस्ट सीरीज से काफी हेल्प मिला आपको? हाँ, वो काफी हेल्पफुल पार्ट, बहुत अच्छा रहता है वो। और उसके अलावा ऐसा नहीं है मैंने वो नहीं करना कि मैंने बस इतना ही किया था, नहीं। मैंने मेजर्स आने के बाद मैंने बहुत सारे रिसर्च किए थे कि मुझे बहुत सारा कॉन्सेप्ट करना था। मुझे ऐसा नहीं था कि मैं एक इंस्टीट्यूट पे मेरा दिमाग अब उस पर चलना यूज टू हो गया उस पेपर के, अब वो हमेशा चलेगा। मुझे ऐसा था कि 4 इंस्टीट्यूट का देखना है कि 4 इंस्टीट्यूट से मैं बना पा रही हूँ, और सच में मैं नहीं बना पा रही थी, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ था। फिर धीरे धीरे था कि मेरा यहाँ पे भी लैब हो रहा है, तो यहाँ पे भी दी है का, इस इंस्टीट्यूट का पेपर क्यों नहीं हो रहा मेरे से, बाकी लोगों से तो इस इंस्टीट्यूट का हो रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आप बता रहे हैं ना, कि 2-3 जगह मैं हमेशा काउंसलिंग में भी, बिकॉज अपनी स्टडी से भी मैं कनेक्ट करता हूँ बहुत दफा, बिकॉज मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। तो मुझे लगता है जब तक किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत डेप्थ में जाके क्लियर करना है ना, तो कम से कम आपको उसको 4-5 मेथड से आना चाहिए, और वो 4-5 मेथड आपके क्लियर होने चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करते थे कि पहले NCERT की बुक हुआ करती थी जो केमिस्ट्री की, बिकॉज केमिस्ट्री की रिएक्शंस, नेमिंग रिएक्शंस बहुत याद करनी पड़ती हैं। तो हम लोग क्या करते थे कि उसको बहुत अलग अलग तरह से याद कर लेते थे, या मल्टीपल मेथड से, जैसे 2-3 टीचर से पढ़ा तो उसमें फिर वो रिवाइज हो जाता था कि अच्छा उस वाले ने ऐसे बताया था, इन्होंने ऐसा बताया है, या इसका एक तरीका ये एक और है। तो ये आपका बहुत बैकअप है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई एक मेथड भूल गए किसी के द्वारा बताया हुआ, तो आपके पास 3 मेथड और हैं जिससे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। आमतौर पे क्या होता है, एक अच्छी रैंक स्कोर करने के लिए ये वाले मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपको मान लो 5 क्वेश्चंस नहीं आ रहे आपको, अगर आपके पास उसके बैकअप कुछ और ऑप्शंस होते तो वो उससे रिजॉल्व हो जाता। बिकॉज सबसे ज्यादा ये काम तब करता है जब डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, डिफिकल्ट प्रॉब्लम होती है, प्लस कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि कुछ मेथड्स, फॉर एग्जाम्पल आपने नई टेक्निक सीख ली है तो आपका शॉर्ट फॉर्म भी काम आ जाता है, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिल जाता है कि ये यार तो हमारा समय भी बचा रहा है, इससे जल्दी भी हो गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बताया। तो मैं ये बोलूँगा कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं यार, कि आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी कॉन्सेप्ट को एटलीस्ट 3-4 जगह की टेस्ट सीरीज दो कम से कम। जैसे बताया अभी इन्होंने कि हम 3-4 जगह की टेस्ट सीरीज देते थे, और मुझे जब नहीं आता था तो उसको ढूंढते थे यार कि कहाँ पर रह जा रहा है, क्या इनकम्प्लीट है। ओके, दैट्स गुड। और मतलब क्या एवरेज स्टूडेंट रहे, कभी सोचा था कि एम्स में जाओगे, 822 की रैंक स्कोर करोगे? स्कूलिंग में ऐसा होता है कि दूसरे लोग जो नीट पे होते हैं, मेरे साथ जितने हैं, मेरे अलावा 124 मेरे क्लास बच्चे, 125 है, मेरे अलावा 124, उन्होंने फर्स्ट क्लास से क्लास 12 तक टॉपर्स रहे, और मैं हमेशा हमेशा बिलो एवरेज वाली। तो 40 में 25 नंबर आता हो, जिससे पूरी दुनिया ये एक्सपेक्ट करती हो कि जिंदगी में इसने कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। पूरे स्कूल को लगता था कि इसको कुछ नहीं करना, और पूरे स्कूल में कुछ तो कुछ कर ही लिया है। दैट्स गुड, बिकॉज ये सिचुएशन ऐसी होती है ना कि जब टीचर को भी आपकी उम्मीद ना हो कि बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा,
तो खुद में एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है ना कि हमारे अंदर कमाल था, मतलब पोटेंशियल, तो ध्यान नहीं दिया प्रिंसिपल कभी। सर बोल रहे थे कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम तो कोशिश ही मत करना। और फिर उसके बाद उन्होंने कॉल किया था और उन्होंने कांग्रेचुलेशन क्योंकि फोटो आया था पेपर में, तो वो बहुत अच्छा लगा था। अब फाइनली सब एक्सेप्ट कर लिए कि मैं भी कर सकती हूँ बहुत कुछ। राइट। एक सिचुएशन और होती है कि जब आपका एग्जाम हो गया, आपने आंसर की से चेक कर लिया और आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है, और इसमें करीब एग्जाम और रिजल्ट के बीच में 40-45 डेज के गैप रहता है। तो उस गैप में आप पैनिक हुए थे? उस टाइम क्योंकि ऐसा नहीं पता था ना कि इतना कम मार्क्स पे ऐसा रैंक, और फिर से कि लग रहा था कि मार्क्स तो काफी कम है, तो सोचा था वो सब सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये समझ आ गया था कोचिंग के एनालिसिस से कि किस लेवल पे चल रहा है, लेकिन ये था कि रैंक तो अब शायद आएगा ही नहीं, अब शायद 5,000 6,000 या 10,000 में रैंक आएगा। इतना खराब है, तब भी ऐसा हुआ ही नहीं कि 610 पे 822 रैंक आ रहा हो। मतलब जब से प्रीवियस रिकॉर्ड सारे ब्रेक हो गए। हाँ, तो फिर लग रहा था कि शायद अब नहीं होगा। बहुत रोई। और फिर मेरे फैमिली वाले हमेशा बहुत अच्छा, क्या हो गया, जितना तुमने मेहनत करा था कर दिया, तुम्हें मेहनत ही तो चाहिए था, कर ली, अब जो आएगा वो सब ठीक होगा, टेंशन मत लो। तो फिर उस टाइम पे फिर ठीक हुई। फिर लगता बहुत ओवर थिंकिंग करती थी कि शायद सब खराब हो गया, फिर लगता था कि फिर जब रिजल्ट आया तो फिर सब अच्छा। एक चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज अब जब आप किसी एक बड़े गोल की तरफ जाते हो, इतनी अच्छी रैंक स्कोर करने के लिए, एक सपनों वाले कॉलेज में जाने के लिए, एक बहुत बिहाइंड द सीन जो होता है, बहुत कंसिस्टेंटली आप उस पर रोज काम कर रहे होते हो, और आमतौर पे रोज काम करना इजी नहीं होता है, और खासकर काम हो तो कोई कर सकता है, पढ़ना सबसे डिफिकल्ट काम है। तो आपको वो कौन सी चीज थी जो मोटिवेट कर रही थी कि जिससे आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रही 2025 में? वो चीज मेरी मम्मी, क्योंकि वो हमेशा उनसे जब हम बात करती थी तो वो ये नहीं पूछती थी कि तुम क्या कर रही हो या फिर तुम पढ़ रही हो कि नहीं, वो कभी नहीं पूछती थी मार्क्स कितना आ रहा है। बस उसका वो जो उम्मीद था मेरे से कि तुम तो कर ही लो, वो सुन के लगता था कि कैसे तुम नहीं कर रही हो। ऐसा नहीं है कि मैं पूरे साल बहुत पढ़ ली, बिल्कुल कंसिस्टेंट, बिल्कुल मैंने टाइम वेस्ट ही नहीं किया, नहीं। मैं भी बीच बीच में कभी डिस्ट्रैक्ट होती थी, कभी फोन में यूट्यूब कभी चला लेती थी, और फिर मम्मा को सामने कॉल आया और फिर वो बोल रही हो कि बेटा तुम तो कर ही लो। कि तुम कर क्या रही हो, पर सबसे पूरी फैमिली एक्सपेक्ट करके बैठी कि तुम तो कर ही लो, और तुम जिस हालत में तो कभी कर भी नहीं पाओगे। राइट, ये तो फिर जगाता वो रहता है, खुद जो अंदर दिमाग सो जाता है ना, ये जगाता रहता है। दिखा देता है कि आप खुद जाओ, अब बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, अब दुगना मेहनत कर लो और वापस पहुंच जाओगी वहां तक जब डबल कर लोगी। राइट। एक कॉन्सेप्ट और है जिसको मैंने अपनी लाइफ में भी एक्सक्यूट किया है। जब मैं बहुत स्कूल टाइम पे था या कॉलेज में था, तो मुझे लगता था कि जितना आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो कम से कम उतना देर तो पढ़ना ही आपको। अगर आपने उतना नहीं पढ़ा तो कम से कम 0 पे तो रहो, नहीं प्लस कर रहे हो तो उतना मेंटेन करके तो रखो, अदरवाइज आप बहुत बिलो एवरेज में चले जाओगे, आप एवरेज में भी नहीं बचोगे। आमतौर पे क्या करते हैं बच्चे, उतना भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। मैं बोलूंगा अगर उतना भी मेंटेन कर लें तो 80% की एक्यूरेसी आ जाता है। वो 3 चीजें बताओ जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं ऑन द ड्यूरेशन ऑफ दिस जर्नी, या जो आपको सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट की। सबसे पहले सोशल मीडिया, दूसरी चीज फ्रेंड्स बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब अगर अच्छे ना हो तो बहुत गलत डिसीजन भी आपको लेके जाते हैं। और तीसरी चीज की आई थिंक कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर फिर से ड्रॉप ले लेंगे, इस बार मैंने मस्ती कर लेते हैं, नेक्स्ट ईयर फिर से कर। ये लगता है नीट कौन सा लिमिट है, हमेशा ही है, फिर कर लेंगे। राइट। ये जो पॉइंट आपने बताया, इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे हर साल ड्रॉप कर लेते हैं। एक ये जो स्टेज है ना कि कुछ ऑलरेडी ड्रॉपर होते हैं, और खासकर आपकी जब उनसे दोस्ती हो जाए तो वो आपको मोटिवेशन नेगेटिव वाला दे देते हैं कि आपको उधर जाने की जरूरत नहीं, इधर सिलेक्शन हो रहा है, आपको इधर रहने की जरूरत है, आप 1 साल की जगह 2 साल हॉस्टल में रह लो। तो वो कहीं ना कहीं निगेटिव साइड ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिससे आपकी रैंक भी डाउन हो जाती है और आपका सिलेक्शन भी रुक जाता है। तो बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए। सोशल मीडिया में क्या डिस्ट्रैक्ट करता है, मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया। जैसे मैं पहले तो मेरा इंस्टा आईडी नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि इंस्टा के अंदर क्या चीजें होती है। हाँ। जब मैं अभी यहाँ आई कॉलेज में बना ली, तो मेरे रील्स कब चल रहे होते हैं कि पता नहीं चलता है कि अच्छा हो गया 2 घंटे हो गए हैं। लेकिन उस कॉलेज में है तो इंसान को पता है कि एग्जाम है, तुम्हें फेल हो जाओगे, तुम रुक जाओगे, तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन वहां पे तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पास 1 साल है, तुम करते रहो मस्ती, कुछ भी करते रहो, तुम्हारा एक एग्जाम। छोटे छोटे बैरियर्स नहीं है यहाँ पे, कम से कम डेली रूटीन क्लासेस हैं,
एग्जाम्स हो 8 रहे घंटे आपको हैं, क्लास करनी है, रूटीन है, एक पुराना है। एग्जैक्टली एक एनवायरनमेंट है और एक अच्छे कॉलेज के एनवायरनमेंट है जिससे आपको पता चलता है कि हम यार नीचे की बॉटम लाइन में आ रहे हैं, हमको नीचे वाले में नहीं रहना है, ऊपर वाले में रहना है। इट्स ओके। अब हम थोड़ी सी एम्स पटना की बात करेंगे। तो एम्स पटना में आपका सिलेक्शन हो गया और आप अभी कॉलेज में हैं, आई थिंक फर्स्ट ईयर है आपका। तो कॉलेज लाइफ कैसी है एम्स पटना की? बिल्कुल भी गलत जो हर मूवी जैसी नहीं थी, वो बहुत बड़ी फैसिलिटी तो हम लोग देखते हैं रील्स और वो सब 0.00001% कहीं होता है कॉलेज लाइफ का। पूरे 8 घंटे की क्लास, उसके साथ साथ आपको वहां का आके कंप्लीट करना है। आपके 1 महीने में 2 बार 3 बार तो ऑस्टी एग्जाम, कैलिबर एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम, माइक्रोस्कोप एग्जाम, मतलब बहुत सारी चीजें आपकी होती रहती है। उसके अलावा मस्ती भी है। मस्ती आपको ऐसा होता है कि अब सबके दिमाग में हो गया कि अब ये जिंदगी ही है, अब इसके अपने आप ढूंढना होगा कि कहाँ पे मुझे क्या चीजें करनी है। क्योंकि एक दो दिन का नहीं है, पूरे 1-2 दिन का कोर्स नहीं है, 5.5 साल का है। सो इट इज बेटर कि हम अपने आप को हैबिचुअल कर लें। तो फिर उस तरह से, और उसके अलावा यहाँ की मतलब शुरू मैंने एम्स ऋषिकेश छोड़ा है, एम्स नागपुर छोड़ा है, और उसके अलावा मैंने एम्स भुवनेश्वर छोड़ा। मैंने सारे एम्स छोड़ दिया, मैं एम्स पटना ली थी। उसमें भी बहुत सारा सोची थी कि नहीं ऐसा क्यों लीजिएगा, बहुत बाहर से पे जाओ, बहुत मजा आएगा ये। तो फिर एक मेरे मामा मेरे मेंटोर है हमेशा से, तो वो मेरे को ये बोले थे कि ये 5 साल की जर्नी, एक जगह को देख के फैसिनेट हो कि 2 दिन रहने नहीं जाना, वो तुम घूम लेना चाहते। ये याद रखना, क्यों करना है तुम्हें, तुम अपनी मर्जी से करना, लेकिन ये याद रखना कि 5 साल है और बहुत लंबा टाइम है। इसलिए अपने घर के आसपास लोग उस वक्त के लिए घर जाओ। और सच में कॉलेज में इतना थक जाते हैं कि लगता है आपको घर जाओ, अब नहीं रह सकते यहाँ पे, क्योंकि डेली 8 घंटे जाओ, और वो डेली है, किसी बेसिस पे कोई छुट्टी नहीं है, इसमें कोई छुट्टियां नहीं होती, एकदम मिनिमम छुट्टियां होती है, और एक दिन कहीं छुट्टी हो जाती है तो हम लोग अलग ही खुश रहते हैं, वो छुट्टी है। तो बहुत हेक्टिक है यहाँ पे लाइफ, इसलिए मुझे ये जगह बहुत अच्छा लगा। दूसरा चीज जो मुझे मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लगता है यहाँ का, वो है फैकल्टीज। मेरे पास कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं है, बहुत सारे होते हैं मैडो फ्लैटर, मैंने कुछ नहीं दिया लिटरली। मतलब एम्स पटना की फैकल्टी ऐसे कि अगर आप बैठ के सुन लो वो चीज, अगर आप 1 महीने बाद भी पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हें वो चीज याद रहेगा कि 1 महीने पहले वो फैकल्टी में तो इतना अच्छा पढ़ा। फैकल्टी एक्सीलेंट है, एकेडमिक बहुत अच्छी। व्हाट अबाउट प्रैक्टिकल, मतलब पेशेंट फ्लो वगैरह कैसा है? अब पेशेंट तो एम्स पटना है तो बहुत ज्यादा ही रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। डेली बेसिस पे 5000 पेशेंट आप लोग को जुड़ा। सीनियर्स जो है उनसे क्या सुनते हो, वो क्या बताते हैं? कुछ अपना एक्सपीरियंस भी बताते होंगे ना? मतलब ऐसा है कि पहले का मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे कि हम लोग आ गए उस टाइम पे सीनियर्स बहुत हेल्पफुल हो गए हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा होता है कि मेडिकल कॉलेज की रैंकिंग बहुत ज्यादा फेमस है, पटना में वही रैंकिंग नहीं, सीनियर से जूनियर डरते हैं, लेकिन हमारे से ही सीनियर डर रहे होते हैं कि हाँ नहीं कुछ बोलना दे। तो ऐसा नहीं है वहाँ, बिल्कुल भी हम लोगों में रैंकिंग नहीं होती, बहुत फ्रेंडली। जैसे एग्जाम आया तो सब कुछ बुलाएंगे कि देखो ये चीजें पढ़नी है, ये नहीं कि हम तुमको बोल रहे हैं बुलाओ, वो खुद बुलाएंगे कि ये चीजें पढ़नी है तुमको, ये इस तरह से करना है, क्योंकि फेस्टिवल है तो सब मिलके मनाना है। हेल्प करते हैं सारे, सब बहुत हेल्पफुल, बहुत ज्यादा। तो वहां पर सिर्फ मतलब कितना 250 का इंटेक है या 150 का है? 125 का इंटेक है। तो 125 में कितने बच्चे होंगे जो बिहार से हैं और कितने ऐसे जो आउट ऑफ बिहार हैं? 40 to 50% बिहार से है और बाकी सारे आउट ऑफ। इट्स मीन कि जो बच्चे बिहार के हैं तो पहली प्रायोरिटी उसी को रख लेते हैं। ऐसा, हाँ ये भी है। कितनी फीस पे की थी आपने? कॉलेज का जो 5 साल का फीस है वो 5860 ऐसे कुछ है, मतलब 6000 के अप्रोक्सीमेट। 1 साल का? नहीं, पूरे 5 साल। 5 साल का फीस 5-6 हजार है? हाँ 6000। ओके, मतलब 1000 रुपए 1 साल का। हाँ। हॉस्टल का कितना पे करते हो आप? नहीं, सब वही। तो 6000 में सब कुछ है, खाना पीना रहना? नहीं, खाना अलग होता है, बाकी हॉस्टल वगैरह सब। अच्छा, हॉस्टल का एकोमोडेशन फ्री है इसका मतलब एक तरह से, या चार्ज करते होंगे तो बहुत कम पैसा चार्ज करते हैं? हाँ, शायद 15 रुपीज पर मंथ। ओह, तब तो बहुत कम है। तो खाने वाले का अपने को पे करना पड़ता है? हाँ, खाने वाले का 4200 4300 पर मंथ। कितना पर मंथ? 4300 पर मंथ। 4300 पर मंथ हमको फूडिंग का पे करना पड़ता है, राइट?
अच्छा, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और अंदर कैफेटेरिया वगैरह कैसा है, मतलब कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जब थोड़ी सी शाम होती है तो वो कॉलेज वाली फीलिंग आती है कि? हाँ, मतलब वैसे अभी बहुत बहुत ज्यादा अभी बहुत कुछ बन रहा है, बहुत अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। ओके। तो उसके अलावा ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि सिंगल रूम है फर्स्ट ईयर से, जो बहुत जरूरी है MBBS में, क्योंकि हर इंसान का अपना लाइफ हो जाता है, उसके बाद यहाँ आने के बाद हर चीज प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। तो सिंगल रूम है तो बहुत सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी था मेरा इस पटना लेने का, क्योंकि बाकी जगह पे 2-3 साल रहना पड़ता है, डबल में और भी बहुत मुश्किल है। उसके अलावा यहाँ पे मतलब दोस्त बहुत अच्छे हैं, दोस्त अच्छे होते हैं तो फिर सब बहुत अच्छा है मेरा बैच। तो बाकी घूमने राइट। वगैरह में भी सही है, यहाँ से 10 मिनट में फुलवाड़ी है, वहां पे जाओ, वहाँ सब कुछ है, सारे मॉल्स हैं, फिर आधे घंटे में पटना है, फिर वहाँ सब तो कुछ है। एम्स पटना मिड ऑफ सिटी है या थोड़ा सा आउट नहीं, है? थोड़ा सा पेरीफेरी पे। अच्छा, थोड़ा सा आउट है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, हॉस्टल क्या पूरे कोर्स में कंपलसरी है? नहीं, आपकी कंपलसरी नहीं मर्जी, आपको लेना है तो ले है? लेना। अच्छा, अगर नहीं लेना तो बाहर भी रह सकते हैं? हाँ, बाहर रह सकते, बहुत सारे रहते हैं उसके, तो एल के पास के हैं वो बाहर ही रहते। ओके। और बहुत सारे जो सीनियर्स होंगे वो नीट पीजी की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे? अभी तो सब जो सबसे हाईएस्ट लेवल पे कॉर्डिनेशन पे रहते हैं, ड्यूटी पे जाना, फिर किसी का भी एडमिशन करना, अभी सब बस चल रहा है। डॉक्टर्स वाली लाइफ देखने को मिलती है कि बिकॉज इस समय तो हाँ, बहुत बोलते हैं ना, मजदूरों की तरह काम कराते हैं। बिकॉज बहुत सारे बच्चे और हैं जो सीनियर्स हैं, उनसे भी मेरी बात होती है तो बोलते हैं कि पूरा रगड़ देते हैं, पूरा मतलब जितना भी मैक्सिमम पोटेंशियल आपके अंदर होगा वो सारा बाहर निकाल लेते हैं वहाँ पे। इट्स गुड। और इसी डिस्कशन के साथ हम इस इंटरव्यू को यहाँ पर वाइंड अप करेंगे। नफीसा से मैंने बात की तो एम्स पटना के बारे में भी पता चला कि भी भाई कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन है, कैंपस बढ़िया है, पेशेंट फ्लो 5,000 का बताया, एक दिन में करीब 4-5 हज़ार लोग दिखाने के लिए आते हैं, और फीस बहुत कम है, और नीट में सिलेक्ट कैसे होना है उसकी भी जर्नी बताई, और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो भी साझा किया। एक एट द एंड रह गया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूं कि मैंने बोला था 3 पार्ट में बताना था, 2 पार्ट तो आपने बता दिए हैं। थर्ड वन ऐसे कि जिनको ये क्लियर है कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, वो फिर भी नीट एग्जाम दे रहे, तो उनको क्या सजेस्ट करोगे आप, उनको क्या करना चाहिए बीइंग अ सीनियर? ऐसा लगना चाहिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज हो ना, वो रिजल्ट आने से पहले एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, वरना तुम जिंदगी में नीट के अलावा भी कुछ नहीं कर पाओ। हमेशा तुम्हें एंड डे तक, अगर 3 को है तो तुम्हें 2 तक प्रिपरेशन करते रहो। तुम ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हो, उसके बाद जो बच गया है उसको भी तुम इस तरह सोच लो कि बर्बादी कर देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं। एंड तक प्रिपरेशन करते रहो। रिजल्ट के बारे में हमेशा नहीं सोचना चाहिए। रिजल्ट के बारे में जब लगे क्या रिजल्ट हाथ से चला गया है, तो सिर्फ मेहनत तो अपने हाथ में रखो। राइट, कि भैया अंतिम क्षण तक, जब तक आपके पास एक दिन भी बचे, एक मिनट भी बचे, अंटिल जब तक आप एग्जाम भी दे रहे हो, एग्जाम का वो लास्ट मिनट नहीं फिनिश हो जा रहा है, तब तक आपको किसी भी तरह की कोई रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। बड़े इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने बड़े क्लैरिटी के साथ बताए। उम्मीद करता हूँ यार कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इन चीज़ों को समझेंगे। फैमिली का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यार सबके जीवन में। मेरे भी लाइफ में मेरे मदर फादर ने हमेशा यही बोला कि जो तुम कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, कर ले जाओगे। सिमिलर इनके साथ में भी ऐसा था, बिकॉज सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ बिलीव जिसको आप बोलते हो, वो तभी डेवलप होता है जब फैमिली साथ में होती है। अदरवाइज आपके मन में एक उलझन नहीं रहेगी कि यार मेरे माँ बाप ऐसा कह रहे हैं, माँ बाप होके ऐसा कह रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स के मदर फादर ऐसे होते हैं, बच्चे को उस तरह से नहीं ट्रीट कर पाते हैं जिस तरह से उनको करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी हैं, मेजोरिटी तो ऐसे हैं जो अपने बच्चे की हर एक सिचुएशन पे रेडी हो जाते हैं। कोई 1-2% ऐसे होंगे जो एक बुरा नहीं देखना चाहते हैं, उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं है, इसलिए वो हमेशा कहते रहते हैं कुछ ना कुछ अपने बच्चे के लिए। एट द एंड आप जो नीट एस्पिरेंट्स 2026 हैं, इनके लिए कुछ मैसेज देना चाहो तो वो आप दे सकते हो। अभी से 1 मंथ तक बस रिजल्ट के बारे में मत सोचना, लोगों के बारे में मत सोचना, पीछे क्या हुआ इसके बारे में मत सोचना, बस ये सोचना कि तुम सेलेक्टेड हो, और उस बेसिस पे तुमने बहुत मेहनत करनी है। ये बिल्कुल मत सोचना कि एग्जाम में भी जाके, बिल्कुल मत सोचना कि कितने नंबर लाने हैं, कितना रैंक लाना नहीं। तुम्हारे सामने 730 नंबर का पेपर है और तुम्हें 730 नंबर लाने, तुम्हें पूरा पेपर सॉल्व करना है।
हर एग्जाम, हर टेस्ट को आज से नीट के पेपर की तरह लो। जब बैठो तो याद रखो तुम्हारे नीट का पेपर है, तुम सिली नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते। हर चीज को, हर एग्जाम को जब देने लगोगे तो नीट का भी बहुत आसान हो जाएगा और सब कुछ बहुत अच्छा हो। इसको हम थोड़ा सा और वाइंड अप कर देते हैं। हम बोलते हैं कि आप अपनी प्रेजेंट लाइन में रहो, ना आपको पास्ट में जाना है ना आपको फ्यूचर में जाना है, और आपको अपने समय के साथ चलना है। आज के दौर के हिसाब से, आज के दिन के हिसाब से मेरे लिए क्या जरूरी है, कितना समय रह गया है, तो कितना मुझे पढ़ना है, वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अगर आज ये सोच रहे हो कि एग्जाम मेरा हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, तो ये आपको काम नहीं है, या हम अच्छा नहीं कर पाएंगे, या आप एजम्पशंस बना रहे हो, तो ये अपने साथ आप बहुत गलत कर रहे हो। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करता हूँ हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। आप अच्छे डॉक्टर बनो, नीट पीजी में भी सिलेक्ट हो, और भैया एम्स दिल्ली वगैरह चले जाओ, वहाँ से अपनी पीजी करो, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और थैंक्स टू योर फैमिली कि जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया, जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया। थैंक यू सो मच, बाय बाय।